हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 एंड 27 ऑफ जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, अभी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ बाकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो हम सैटरडे को और संडे को रिमेनिंग करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि हमें बात करनी है ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में। ब्रिक्स ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, मतलब जो फुल टाइम मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके अलावा कुछ पार्टनर कंट्रीज को भी स्टेटस प्रोवाइड करने की शुरुआत की है। तो यहाँ पर एक नया पार्टनर कंट्री बना है ब्रिक्स का, हम उस पर बात करेंगे। फिर नेटो, नेटो क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है अपने डिफेंस पे। अपने जो नेटो अलाय है उनकी मदद करने के लिए, तो उस पर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन पे बात करने वाले हैं, जैसे कि सेबी बोर्ड में शामिल होने वाली नई पर्सन के बारे में बात करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। एंड वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी, ये करंट अफेयर्स सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम की, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला नाम आता है वियतनाम का। सो वियतनाम ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री। तो यहाँ पे वियतनाम ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ पार्टनर कंट्री, और ब्रिक्स का ये 10th नंबर का पार्टनर नेशन बना है। तो 10वें नंबर की पार्टनर कंट्री ब्रिक्स की कौन सी है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। अभी जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील के पास है, और 2025 में जो ब्रिक्स कंट्रीज का समिट हुआ था वो भी ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील की चेयरमैनशिप में पार्टनर कंट्री 10वें नंबर की बनी है वियतनाम। ठीक है, एक्चुअली 2024 में जब रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो 2024 में ही इन्होंने इस नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया कि हम अपना जो एरिया है उसको एक्सपांड करेंगे, ब्रिक्स नेशंस की जो पावर है उसको एक्सपांड करेंगे, और एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है पार्टनर कंट्री। तो 2024 में रशिया में जब मीटिंग हुई थी तभी इस नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, और 10वें नंबर की पार्टनर कंट्री बन चुकी है वियतनाम। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ये सभी आपको पार्टनर नेशंस देखने को मिल जाएंगे ब्रिक्स के। नाउ बात करते हैं अबाउट द ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि 10 इमर्जिंग इकोनॉमी के से बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स में कितनी कंट्री है तो 10, और ब्रिक्स में कितने पार्टनर कंट्री है तो वो भी है 10। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन दोनों का आंसर फिलहाल तो सेम है, विच इज 10। 2024 में ईरान, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट और इथोपिया ने ज्वाइन किया था किसको? ब्रिक्स को। हालांकि अभी तक, मतलब अर्जेंटीना ने तो बैक ऑफ कर लिया था, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया, और सऊदी अरेबिया ने भी रिसेंट अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो आप देखेंगे कि ब्रिक्स में 10 कंट्री हैं, और 10वें नंबर की जो कंट्री जिसने ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है वो इंडोनेशिया है। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स में 10 कंट्री हैं। कौन कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसके अलावा ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया आपको मिल जाएंगे, और 10 पार्टनर कंट्री हैं। 10वें नंबर की पार्टनर कंट्री जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है वो वियतनाम है। तो इस डिफरेंस को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के बारे में। सो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हर साल कई सारे इंडेक्स और रैंकिंग पब्लिश करता है। उनमें से एक होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पब्लिश किया है, और 16th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 16वीं बार लगातार टॉप पर कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड के बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया। तो इंडिया 131 नंबर पे है आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है।
तो 131 पोजीशन पे इंडिया है आउट ऑफ 148 कंट्रीज। और भारत की पोजीशन जो है वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा ड्रॉप हुई है। लास्ट ईयर इंडिया 129 पोजीशन पे था और इस बार ये 131 पोजीशन पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज करने का काम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम करता है। भारत की रैंकिंग ड्रॉप होने का जो मेन रीजन है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी कंट्री का काफी पुअर है, ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, इसके 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इन चारों पैरामीटर्स के आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पब्लिश करने का काम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम करता है। आइसलैंड टॉप पर है, इंडिया 131 नंबर पे है आउट ऑफ 148 कंट्रीज। नाउ अब बात करेंगे फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। एक क्वेश्चन जो एसएससी पूछ चुका है वो ये है कि खेलो इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, तो हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, इन्होंने 2017 में खेलो इंडिया प्रोग्राम लेकर आए थे और 2018 में पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी। करेक्ट। तो पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में हुई है और 2025 में पांचवा एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात को याद रखना है कि 2020 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई थी और 2025 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं ये पांचवा एडिशन है और फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार राजस्थान इसको होस्ट करने वाला है। राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी और दूसरी है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। ये दोनों मिलके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को 2025 में होस्ट करेंगी जयपुर में नवंबर के महीने में। यूनिवर्सिटी का कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 25 साल से कम है वो एलिजिबल होता है, ये वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेलो इंडिया प्रोग्राम का ही एक पार्ट है और खेलो इंडिया प्रोग्राम का इनिशिएटिव 2017 में लिया गया था। क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में हुआ था। कहां पर हुआ था पहला एडिशन? ओडिशा में हुआ था। कलिंगा यूनिवर्सिटी ने इसे होस्ट किया था और जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी थी जिसने विनर था वो पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ था। चौथा जो एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, तो जो फोर्थ एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वो 2024 में हुआ था। 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने मिलकर इनको आयोजित किया था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। और ये पांचवा एडिशन नवंबर में होगा जिसको जयपुर राजस्थान में खेला जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रखना है क्योंकि आजकल आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं आपको भी पता है जब भी कोई वैकेंसी आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो एक ही दिन में सारे एग्जाम हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो कई सारी शिफ्ट में कई सारे दिनों तक आपके एग्जाम्स होते हैं। तो जब इतने सारे दिनों तक एग्जाम होते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो करंट अफेयर्स के स्टैटिक से भी क्वेश्चन काफी अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने रिसेंटली एग्जाम्स दिए होंगे उनको अच्छा खासा नॉलेज इस बारे में होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज शक्ति किन दो देशों के बीच में होती है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्सरसाइज शक्ति। इसका 8th एडिशन कहां पर हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। इंडियन आर्मी के साथ साथ फ्रेंच आर्मी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसका पर्पस था कि दोनों आर्मीज के बीच में जो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव हो और मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्ट हो सके। नाउ बात करते हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में कुछ और मेजर एक्सरसाइज होती है जैसे कि वरुण। वरुण एक्सरसाइज दोनों देशों की नेवीज के बीच में होती है। गरुण एक्सरसाइज दोनों देशों की एयर फोर्सेस के बीच में होती है और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस और यूएई इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पीवाईक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा अबाउट द एक्सरसाइज वरुण। ठीक है, इसको याद रखना है, इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। रिसेंटली एक्सरसाइज शक्ति कंक्लूड हुई है 8वां एडिशन फ्रांस में। इंडिया और फ्रांस की आर्मीज के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे। पहली एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट 2025। तो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। मंगोलिया की जो कैपिटल है उलन बटार, वहां पर आपको खान क्वेस्ट एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें।
अब जिस लोकेशन पे खान क्वेस्ट एक्सरसाइज हुई है वहां पर एक और एक्सरसाइज रिसेंटली कंक्लूड हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, और ये भी इंडिया और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का रिसेंटली 17th एडिशन कंक्लूड हुआ है। ये इंडिया और मंगोलिया की आर्मीज के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है? मंगोलिया में हुई है। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट 2025 एक्सरसाइज। ये आपको 22nd एडिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2003 में हुई थी। स्टार्टिंग में ये बायलेटरल एक्सरसाइज थी, मतलब यूएसए और मंगोलिया पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बाद में 2006 में जाके ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो गई, मतलब कई सारे देश आके पार्टिसिपेट करने लगे। तो यूएसए मंगोलिया के अलावा इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का 22nd एडिशन मंगोलिया में हुआ है, जिसमें इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इन दोनों एक्सरसाइज को आपको याद रखना है। अभी एमसीक्यू करेंगे तब ये क्वेश्चंस वापस से देखने को आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है सेंटर अप्रूव्स इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स साउथ एशिया हब इन आगरा। समझिएगा, जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो आपको लीमा में देखने को मिलेगा, पेरू में। कहां पर? पेरू में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का। अब पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा है, तो अलग अलग कुछ रीजनल ऑफिसेस भी होते हैं। तो साउथ एशिया के लिए जो सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है वो भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है। ये जो प्रपोजल आया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से, इसको अप्रूव कर दिया है कि साउथ एशियन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर उत्तर प्रदेश के आगरा में स्टैब्लिश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 हेक्टेयर की साइट जो है वो यहाँ पे अलॉट की है विदाउट कॉस्ट, और 120 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ इस पोटैटो सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका पर्पस क्या है? हमारी जो मेजर डिमांड है आलू की, क्योंकि आलू तो आपकी यूनिवर्सल यूनिवर्सल वेजिटेबल है, कोई भी सब्जी बनती है, स्पेशली जो हॉस्टलर्स होंगे, जो हॉस्टल में रहते हैं, आपको पता है जब भिंडी बने तो आलू डलेगा, बीन्स बने तो आलू डलेगा, आलू की अलग सब्जी तो बनती ही बनती है, राइट? तो यहाँ पे मेजर डिमांड को फुलफिल करने के लिए, हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स के लिए इस इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर को स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहां पर? आगरा के उत्तर प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव क्या है? द सेंटर विल प्रोवाइड एक्सेस टू हाई यील्ड वेराइटी ऑफ पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज। ठीक है, इट विल एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिटी क्लाइमेट रेजिलेंट पोटैटो शीट्स, और इससे क्या होगा, अलग अलग वैरायटी को डेवलप कर सकेंगे जिसका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किया जाता है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन साइंस से आपको बनता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है। आंसर हो जाएगा सोलोनम ट्यूबरोसम, ये इसका साइंटिफिक नेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का बेसिकली नेटिव है, लेकिन भारत में 17वीं शताब्दी में पोर्चुगल्स के द्वारा भारत में आलू लाया गया था। इसे किंग ऑफ वेजिटेबल्स भी कहा जाता है, और भारत की 4th नंबर की इंपॉर्टेंट क्रॉप आपको आलू देखने को मिल जाएगी राइस, व्हीट और मेज के बाद, मतलब मक्का, गेहूं और चावल के बाद चौथे नंबर की मेजर क्रॉप आलू आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप हुआ था, इसको रिलीज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किया था। इसके अकॉर्डिंगली हमारे देश में जो टोटल पोटैटो का प्रोडक्शन है वो 601.75 लाख मेट्रिक टन है, सॉरी लाख टन है। 601 लाख टन है। सबसे ज्यादा जो आलू का उत्पादन करता है वो वेस्ट बंगाल करता है, और फिर उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोटैटो का। अब यहाँ पे देखिएगा स्टैटिक पॉइंट, और वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट और पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बिहार पटना में 1949 में पोटैटो रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया था, लेकिन बाद में हमने इसको शिमला में शिफ्ट कर दिया, हिमाचल प्रदेश में 1956 में। तो याद रखना है आपको कि पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में है, ना कि पटना बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है नेटो, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो एग्रीज टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग एट द हैग समिट मीटिंग। तो अभी यहाँ पर देखेंगे 2025 में नेटो की जो समिट हुई थी वो हैग में हुई थी, मतलब नीदरलैंड में हुई थी। 24 और 25 जून को ये मीटिंग हुई थी।
जनरली जो नेटो की समिट होती है उसको होस्ट करने का काम, उसको चेयर करने का काम जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो करते हैं। तो नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है मार्क रूट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं नीदरलैंड के। ठीक है, और 2026 की जो नेटो समिट होगी वो टर्की में होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं 2025 की नेटो समिट के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक समिट हुई है। इसमें कहा है कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो अपनी जीडीपी का 5% स्पेंड करेंगी डिफेंस सेक्टर में। NATO countries have agreed to increase their defense spending to 5% of their GDP gross domestic product। ठीक है, 2035 तक अपने जीडीपी का 5% आपको डिफेंस में खर्चा करना है। 3.5% इसमें से कोर डिफेंस रिक्वायरमेंट में होगा और 1.5% जो खर्चा होगा, स्पेंडिंग होगी, वो सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पे होगा। 2014 में डिसाइड किया गया था कि अपनी जीडीपी का 2% हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 5% करने की बात की गई है। ठीक है, नेटो के बारे में बात करते हैं। 4 अप्रैल 1949 में नेटो का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, नेटो का फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स आपको कनाडा, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में नेटो में 32 मेंबर कंट्री हैं और रिसेंटली स्वीडन ने एज अ 32 मेंबर कंट्री नेटो को ज्वाइन किया है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और मार्क रूट आपको इसके सेक्रेटरी जनरल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली कहानी समझते हैं। जनरली आप लोग अक्सर न्यूज में देखते हैं, जब भी इसरो अपने रॉकेट को लॉन्च करता है तो आप लोग देखते हैं व्हीलर आइलैंड में कोई टेस्टिंग हो रही है, आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है, थुम्बा स्पेस सेंटर है, मतलब इस तरीके के लोकेशंस जनरली आपके न्यूज में होते हैं। और जनरली हम जो श्रीहरिकोटा का सेंटर है वहां से अपने रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने रॉकेट लॉन्चिंग टेस्ट किया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी के कुशीनगर में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च टेस्ट विथ अ पेलोड फ्रॉम कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मिट्टी से पहली बार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और इसके लिए जो एक प्राइवेट कंपनी का कोलैबोरेशन किया गया था जिसका नाम है थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड। तो थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड की मदद से इसरो ने उत्तर प्रदेश की मिट्टी से पहली बार पेलोड के साथ रॉकेट को लॉन्च किया है। दिस मार्क द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय अ रॉकेट। पहली सैटेलाइट लॉन्चिंग है बाय द रॉकेट फ्रॉम द उत्तर प्रदेश सॉइल। रॉकेट का जो एल्टीट्यूड होगा वो 1.1 किलोमीटर का होगा और इसमें जो स्मॉल सैटेलाइट है वो पेलोड आपको देखने को मिल जाएगा, जो ऊपर जाएगा, पैरासूट ओपन होगा, वापस लैंडिंग करेगा और वापस से हम इसकी रिकवरी करेंगे। मतलब होगा क्या, देखो, रॉकेट को लॉन्च करेंगे, इसमें पेलोड होगा, मतलब स्मॉल सैटेलाइट होगी इस रॉकेट में, फिर ऊपर जाके पैरासूट इस तरीके से ओपन होगा, फिर हम इसकी सेफ लैंडिंग कराएंगे और रिकवरी करेंगे। तो इस तरीके से पूरा पिक्चर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, पीएसएस मतलब प्राइस सपोर्ट स्कीम के बारे में बात करने वाली हूँ। पहले न्यूज देखेंगे फिर स्टैटिक पॉइंट्स पे बात करेंगे। गवर्नमेंट टू प्रोक्योर मूंग दाल आप लोग ने सुनी होगी, उड़द दाल के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। तो मूंग और उड़द को प्रोक्योर किया है गवर्नमेंट ने फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उड़द को प्रोक्योर किया है फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, अंडर द पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर 25-26। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। Approve the procurement of summer lentils, moong and urad in Madhya Pradesh and urad in Uttar Pradesh from farmer under the price support scheme। तो समझते हैं आखिरकार ये स्कीम होती क्या है। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का। तो पीएम आशा स्कीम का एक छोटा सा पार्ट आपको प्राइस सपोर्ट स्कीम देखने को मिलती है। अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट से कंसर्न करके इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब मान लेते हैं कोई मूंग दाल है और मूंग दाल की जो मार्केट वैल्यू है वो एमएसपी से कम जा रही है, तो घाटा होगा किसको? फार्मर्स को। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है? एमएसपी में फार्मर से प्रोक्योरमेंट कर लेती है अंडर द पीएसएस स्कीम। पीएसएस स्कीम के अंदर कुछ सर्टेन क्रॉप्स को ही कवर किया जाता है, जैसे कि पल्सेस में आपका चना दाल, ग्राम, तूर, मूंग और उड़द आपको मिलती है। ऑयल सीड्स में सोयाबीन, ग्राउंड नट मिलते हैं, मस्टर्ड मिलता है, कोपरा मतलब नारियल।
अगर हम पीएसएस स्कीम के बारे में बात करें, तो अगर कोई भी ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है जिसकी वैल्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब एमएसपी के नीचे जा रही है, इससे किसानों को घाटा हो रहा है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी नोडल एजेंसी के जरिए परचेज कर लेती हैं एमएसपी पे डायरेक्टली फार्मर से इन फसलों को। The central government decide the quality of crop to be procured in the consultation with the concerned state government। क्लियर है? इसके लिए अलग अलग नोडल मिनिस्ट्री बनाई जाती हैं, जैसे कि नोडल बॉडी पीएसएस स्कीम के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देखने को मिलेगा। और जो एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्रॉप्स को प्रोक्योर करती है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड 3 कंट्रीज आपस में मिलकर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन कर रही हैं। सो नेपाल हैज बिगिन एक्सपोर्टिंग 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश थ्रू एन इंडियन ट्रांसमिशन लाइन। मतलब नेपाल बिजली भेज रहा है बांग्लादेश को, लेकिन बिजली भेजने के लिए जो ग्रिड इस्तेमाल हो रही है वो इंडियन ग्रिड आपको देखने को मिलेगी। ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है ये 2024 का एग्रीमेंट है। नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द नेपाल टू बांग्लादेश बाय द इंडियन ट्रांसमिशन लाइन। और ये 40 मेगावाट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, 15 जून से 15 नवंबर तक एक्सपोर्ट किया जाएगा यूजिंग द इंडियन ग्रिड। नेक्स्ट बात करते हैं आंचल के बारे में। ये जो आपको कोस्टल गार्ड की शिप देखने को मिल रही है, पेट्रोल वेसल देखने को मिल रहा है, इसका नाम है आंचल। और इसे तैयार करने का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। और रिसेंटली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आंचल को हैंड ओवर किया है, किसे? इंडियन कोस्ट गार्ड को। आंचल 5th नंबर की फास्ट पेट्रोल वेसल है। यहाँ पे टोटल 8 फास्ट पेट्रोल वेसल तैयार करने की जिम्मेदारी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दी गई थी। और ये 5वें नंबर की शिप देखने को मिलेगी। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट यूज किए गए हैं 60% इंडिजीनियस आपको देखने को मिलेंगे। इसका पर्पस है प्रोटेक्शन करना, सर्विलांस करना हमारी कोस्टल बाउंड्री का। और 473 करोड़ रुपीस की डील साइन हुई थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन की एक और छोटी सी रिपोर्ट आई, उस पर हम बात करेंगे। इंडिया अमंग कंट्रीज विद वन ऑफ द लोवेस्ट नंबर ऑफ वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन। अब अलग अलग देशों में अलग अलग कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और महिलाएं भी मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारी कई सारी कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको पास्ट में भी देखने को मिली हैं और प्रेजेंट में भी हैं, राइट? जैसे आप लोगों ने सुषमा स्वराज जी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने स्मृति ईरानी का नाम सुना होगा, निर्मला सीतारमन जी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राइट? लेकिन स्टिल भारत में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। बॉटम में पाकिस्तान है, लेकिन भारत भी कुछ अच्छी पोजीशन पे नहीं है। आउट ऑफ 181 नेशन भारत 174 पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। India is found in the second lowest range of 174th among 181 nations, where the lady hold the position of 2 to 9.9% in the cabinet। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी को, पॉलिटिकल सिस्टम में गैप को इंडिकेट करता है। अगर हम रीजनल कंपैरिजन देखेंगे तो साउथ एशियन कंट्रीज में, ठीक है, अगर साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो भारत की जो पोजीशन है वो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी कम देखने को मिल जाएगी। वहीं पाकिस्तान आपको लास्ट रैंक पर देखने को मिल जाएगा। ग्लोबली केवल 23% ही आपको वीमेन मिनिस्टर्स देखने को मिलती हैं अलग अलग कैबिनेट में। तो भारत क्या इसके लिए कोई प्रयास कर रहा है? क्या भारत कोशिश कर रहा है कि उसकी रैंकिंग इंप्रूव हो? आंसर है यस। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने एक बिल के बारे में जरूर सुना होगा, वीमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। इसमें कहा गया था कि जो लोकसभा है और स्टेट असेंबलीज हैं उसमें 33% फीमेल का रिजर्वेशन किया जाएगा 2029 के इलेक्शंस के बाद और डिलिमिटेशन के बाद। करेक्ट है। तो इस तरीके से भारत भी कोशिश कर रहा है। पर वर्तमान में भारत की अगर कंडीशन देखेंगे तो भारत 174 पोजीशन पे है, जहां पर आपको फीमेल का कंट्रीब्यूशन दिखता है कैबिनेट मिनिस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। पहले पर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली विजिट पे गए थे साइप्रस, जो कि मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में एक छोटी सी कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो साइप्रस विजिट करने गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ड्यूरिंग द विजिट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रोस
थर्ड, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है साइप्रस का, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 1991 में हुई थी और साइप्रस के जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका नाम है आर्क बिशप मैक्रियोस थर्ड, इनके नाम पर ही इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। अब जब साइप्रस विजिट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एग्रीमेंट तो साइन हुए होंगे। तो दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस। पहला है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, और हम यूपीआई को इंट्रोड्यूस करेंगे साइप्रस में फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट थ्रू द यूरो बैंक साइप्रस। ये दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए हैं। साइप्रस की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड नेशन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम साइप्रस है, जिसके जहां पर यूरो करेंसी चलती है, और निकोसिया यहाँ पे कैपिटल देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है मेटा इंडिया। मेटा इंडिया के नए एमडी या हेड ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? श्रीनिवास को बनाया गया है, अरुण श्रीनिवास। ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर हेड फॉर इंडिया बन जाएंगे मेटा के लिए फ्रॉम द 1 जुलाई। अमिताभ कांत, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, कई बार सुना होगा, क्योंकि ये G20 के शेरपा रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अमिताभ कांत हैज स्टेप डाउन एज अ इंडिया G20 शेरपा, और अपने 45 इयर्स का जो गवर्नमेंट सर्विस का इनका करियर है उसको इन्होंने स्टॉप किया है। इसके पहले नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं और 2022 से G20 के शेरपा के रूप में काम कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में भी सेक्रेटरी के रूप में काम किया, जैसे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। तो आपको अमिताभ कांत का नाम पता होना चाहिए। अगली पर्सन है जिनका नाम है अनुराधा ठाकुर। अब सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सेबी एक बोर्ड होता है जिसमें कई सारे एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। तो सेबी बोर्ड में अजय सेठ को रिप्लेस करने का काम कर रही हैं अनुराधा ठाकुर, और अनुराधा ठाकुर 1 जुलाई से सेबी बोर्ड को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अजय सेठ का रिटायरमेंट 30 जून को होने वाला है। अनुराधा ठाकुर हमारे देश की पहली फीमेल है जिन्होंने इकोनॉमी अफेयर सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट है आरबीआई अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ईडी संदीप बत्रा टर्म फॉर 2 इयर्स। तो संदीप बत्रा आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखने को मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक के। इनके टेन्योर को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब दिसंबर 2025 से दिसंबर 2027 तक के लिए बाय द आरबीआई। नेक्स्ट ये कौन है? ये है श्री भूपेंद्र यादव। हम सभी को पता है भूपेंद्र यादव यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को संभालते हैं, और ये पहले प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो इनिशिएटिव है, इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? इंडिया ने लिया था। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इसके पहले प्रेसिडेंट बने हैं श्री भूपेंद्र यादव। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो पहली असेंबली हो रही है, जो पहली मीटिंग हो रही है, वो नई दिल्ली में हो रही है, जिसको चेयर करने का काम भी भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 में मैसूर कर्नाटका में हुई थी, जब 50वीं एनिवर्सरी हम बना रहे थे प्रोजेक्ट टाइगर की, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो फॉर्मली एस्टेब्लिश की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024 में। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका नाम है श्रीवल्ली बामिदीपति। इन्होंने बिली जीन किंग कप जीता है, ठीक है, एशिया और ओशिनिया ग्रुप से, और ये 3rd नंबर की इंडियन प्लेयर बन चुकी हैं। इसके पहले केवल सानिया मिर्जा और अंकिता रैना आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये 3rd नंबर की इंडियन फीमेल आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है विच गोवा स्प्रिट रिसेंटली रिसीव द जीआई टैग। मैंने आपको बताया था, कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका ओजोफेनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which country's bank has become the first foreign corporate issuer to list green bond on the NSE International Exchange at Gift City, Gujarat? तो यहाँ पे पहली फॉरेन कॉर्पोरेट इशुइंग कंपनी कौन सी बन गई है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात में लिस्ट किया है अपना ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? तो हम सभी को पता है कि बॉन्ड डेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? जब आपको कोई बैंक या कोई भी कंपनी आपको लोन देती है, और उस लोन का इस्तेमाल आप एनवायरमेंट फ्रेंडली थिंग्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए करते हैं, तो वो हमारा ग्रीन बॉन्ड होता है। तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी।
तो श्रीलंका का DFCC बैंक PLC ये पहला फॉरेन कॉर्पोरेट बन चुका है जिसने लिस्ट किया है ग्रीन बॉन्ड को NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में गिफ्ट सिटी गुजरात में। इसकी वैल्यूएशन श्रीलंकन रुपीज में 2.5 बिलियन डॉलर 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, श्रीलंका फर्स्ट कैपिटल मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है जिसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी में किया जाएगा, क्योंकि इनका टारगेट है कि 70% हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करें बाय द 2030 तक। अभी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज है इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी गिफ्ट सिटी गुजरात में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडिशन नंबर ऑफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। तो एक्सरसाइज शक्ति का बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था, इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इसका 8वां एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। विच नेशनल फुटबॉल टीम secure their second UEFA नेशनल लीग टाइटल by defeating स्पेन। तो स्पेन को हराकर UEFA टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है पोर्चुगल ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ was recently conducted between which two nation। किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच में पहली बार ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है टाइगर क्लॉ। आंसर हो जाएगा इंडिया एंड USA। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। द फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ बिटवीन इंडियन एयरफोर्स स्पेशल फोर्स एंड USA एयरफोर्स स्पेशल फोर्स, इनके बीच में नॉर्थ इंडिया में कंडक्ट हुई है एट द गरुण रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है जिसको आप पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम में भी, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की इंफॉर्मेशन है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 नंबर पे है। इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया है, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अलग अलग इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है, इंडिया 118वें स्थान पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 96 पोजीशन पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया 4th पोजीशन में है। तो यहाँ से आप इस लिस्ट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। What is the name of newly launched dedicated postal service by the Department of Post that aim to deliver educational, cultural and religious and social book at the affordable rate across India? मैंने आपको सिखाया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नई सर्विस की शुरुआत की है जिसमें आप अपने नोट्स को, रीजनल बुक्स को, एजुकेशनल बुक्स को, मतलब आप इन सारी चीजों को भेज सकते हो बहुत ही कम कीमत में बाय द इंडियन पोस्ट। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।